नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पैसों के घमंड में भाई को अपमानित करने वाली ननद को भाभी ने कैसे दिखाया सच्चाई का आईना। शादी से पहले सुधा के मन में हजार डर बैठे थे। सास का आतंक, ससुर का खौफ, नंदों का डर और देवर जेठ से घबराहट। पर शादी के बाद लगा बेकार ही तो वह डरती घबराती थी। ससुराल में सामंजस्य बनाना इतना मुश्किल तो नहीं। वैसे सुधा बचपन से ही मेहनती थी। शादी हुई तो जैसे सबको खुश करने का उसमें एक जुनून सा सवार हो गया। सबसे पहले जागना और सबके बाद सोना। सास नंदों के हिस्से के काम भी उसने खुशी खुशी अपने सर ले लिए थे। जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह हाल था तो रीता नीता की शादी का क्या आलम होता। रात रात जाग कर उनकी चुनरियाँ सजाने से मेहंदी रचाने तक का काम भी सुधा ने ही किया। औरों के लिए रीता नीता की शादी 2-4 दिन की दौड़ धूप भले ही हो, पर सुधा के लिए महीनों की मेहनत थी। एक एक साड़ी का फाल टाकने से लेकर पेटीकोट और ब्लाउज तक उसी ने सिले। चादरें, तकिया, गिलाफ और मेजपोश जो उसने भेंट में दिए उनको भी जोड़ ले तो सालों की मेहनत हो गई। पर सुधा को देखिए तो चेहरे पर कहीं सिकन नहीं। सहजता से अपनापन बांटना, सरलता से देना, सुंदरता से हर काम करना आदि सुधा के बिल्कुल अपने मौलिक गुण थे। रीता सुधा की हम उम्र थी, इसलिए उससे ज़्यादा दोस्ती हो गई। सुधा की आड़ में रीता खूब मटरगश्ती करती, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती, फिल्में देखती और सुधा उसे डांट पड़ने से बचा लेती। सुधा जब मैले कपड़ों के ढेर से जूझ रही होती तो कभी कभी रीता उसके पास मचिया डालकर बैठ जाती और उसे देखी हुई फिल्म की कहानी सुनाती। यह सुधा के मनोरंजन का एकमात्र साधन था। रीता की शादी के समय सुधा के ससुर भी जीवित थे, पर इस शादी की लगभग सारी ही जिम्मेदारियां सुधा और उसके पति अजीत के ऊपर रही। अजीत को फैक्ट्री में नौकरी मिलते ही पिता अपनी दुकान से यूं पीछा छुड़ाने लगे जैसे अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही न हो। जब मन होता दुकान पर बैठते, जब मन न होता ताला डालकर घूमने निकल जाते। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना भी वह बहुत रखते। कभी कभी अजीत कहता भी, पिताजी रिश्तेदारों के यहाँ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो उनको डांट पड़ती कि तुम मुझसे ज़्यादा दुनियादारी समझते हो क्या। और जाता हूँ तो उन पर बोझ नहीं बनता, जितना खाता हूँ उससे ज़्यादा उन पर खर्च करता हूँ, समझे। अजीत को चुप होना पड़ता। पिता ने बाहर हाथ खोलकर खर्च किया और बेटी की शादी में पूजा, पंडित जी और अपने रिश्तेदारों की विदाई के खर्च के अलावा सारा खर्च अजीत पर डाल दिया। अजीत और सुधा ने माँ से बात की तो उन्होंने तटस्थता दिखा दी। मुझे कोई मतलब नहीं, अजीत जाने, अजीत का बाप जाने, मैं कमाती तो हूँ नहीं कि मुझसे पूछते हो। कहते कहते माँ ने अपनी मोटी करधनी अजीत को सौंप दी। करधनी से रीता के कुछ गहने तो बन गए, पर उसका मुंह सूज गया। उसके चेहरे की सूजन तभी उतरी जब सुधा ने अपना इकलौता गले का हार उसके गले में पहना दिया। इस शादी में रीता की मांग पूरी करते करते ही अजीत की जमा पूंजी खत्म हो गई। बाकी सब कुछ कर्ज लेकर किया गया। कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से बचते बचते पिता तो दुनिया से ही चल बसे और माँ ने अपना मंगलसूत्र अजीत के हाथों में रख दिया। वह मंगलसूत्र सुधा ने नीता के गले में डाला, बेचा नहीं। अजीत एक दक्ष तकनीशियन था, आय अच्छी थी, कर्जा चुकाने में वह चूकता नहीं था, लेकिन घर के लिए उसे बहुत सी कटौतियां करनी पड़ती। गौरव व सौरव के जन्म पर सुधा को ठीक से पोषण नहीं मिल पाया, लेकिन उसने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की। अजीत की माँ जैसी तटस्थ थी, अंत तक वैसी ही बनी रही। नीता की शादी तय भी नहीं हुई थी और माँ दुनिया से चली गई। अब तो सुधा और अजीत को ही सब करना था। रीता की शादी का कर्ज चुका ही था कि नीता की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा, और नीता को विदा करके कमर सीधी भी न की थी कि फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की छटनी होने लगी। अजीत को भरोसा था अपने काम पर, अपनी मेहनत पर, उसे विश्वास था छटनी के सूची में उसका नाम कभी नहीं होगा। पर एक दिन वह भी आया जब अजीत को भी घर बैठना पड़ा। तमाम खींचतान और प्रयासों के बाद आखिर फैक्ट्री बंद हो गई। तो फिर कैसा ही कर्मचारी क्यों ना हो, उसकी नौकरी बचती कैसे। नौकरी जाने का सदमा अजीत के अंदर इस कदर बैठा था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। सुधा के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके सामने स्कूल जाते सौरभ गौरव थे तो बिस्तर पर पड़े अजीत को भी उसे ही खड़ा करना था।
रात दिन जुटकर उसने अजीत को अवसाद के कुएं से निकालने के प्रयास किए। इसी बीच नीता को सरकारी नौकरी मिल गई थी। सुधा के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा था। कर्ज की एक किस्त और सौरव गौरव की फीस उसने अपने कंगन बेचकर भरी थी। नीता मिलने आई तो सुधा ने उसके आगे सारी बातें रख दी। नीता 4 दिन रही थी और जाते हुए बोली, ठीक है भाभी, तुम्हारी हालत सही नहीं है, इसलिए विदाई की साड़ी और मिठाई मैं अपने पैसों से खरीद लूँगी, और ये 100 रुपये भी रखो, सौरव गौरव के लिए मेरी ओर से कुछ ले लेना। सुधा ने रुलाई रोकते हुए 100 रुपये का नोट ले लिया और आसे भरे स्वर में बोली, नीता, इस बार के वेतन से हो सके तो कुछ भेज देना। तुम तो जानती हो हम कर्ज में डूबे हैं। तुम्हारे भैया संभले तो ही कुछ कर सकेंगे ना। देखूंगी भाभी, नीता ने अनमनी सी होकर कहा। उस कठिन समय में सुधा ने अपनी अंगूठियां और झुमके भी बेचे और एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान से घर पर काम लाना भी शुरू कर दिया। फैक्ट्री से बकाया पैसा मिलते मिलते 6 महीने लग गए। इस बीच सुधा ने एक कमरा किराए पर उठा लिया और अपनी सारी गृहस्थी 1.5 कमरों में ही समेट ली। इन सारे प्रयासों से जैसे तैसे 2 समय पेट भर रहा था और बच्चे स्कूल से निकाले नहीं गए थे। सत्र पूरा होते होते ही सुधा ने सौरभ गौरव को पास के एक सस्ते स्कूल में डाल दिया। बच्चों के लिए यह एक बड़ा झटका था, पर वे समझदार थे और अपने माता पिता के कष्ट को देखते समझते पैदल स्कूल आते जाते और नए वातावरण में सामंजस्य बनाने की भरपूर कोशिश करते। नौकरी छूटने के 6 महीने के बाद जो रकम फैक्ट्री की ओर से अजीत को मिली, वह नीता की शादी का कर्ज चुकाने में चली गई। नीता के पास अच्छा घर वर था, सरकारी नौकरी थी, पर उसने 100 रुपये खर्च करने के बाद 6 महीने में पीछे पलट कर भी नहीं देखा कि भाई भाभी किस हालत में है और कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। रीता सर्दियों में 2 दिन के लिए आई थी। सुधा को फटा पुराना कार्डिगन पहना देखकर अपना एक कार्डिगन उसके लिए छोड़ गई थी और सौरभ गौरव के लिए कुछ स्केच पेन और पेंसिल रबड़ खरीद कर दे गई थी। रीता के पति पहले अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में आते और कई कई दिनों तक अजीत सुधा के घर में बेहिचक बिना एक पैसा खर्च किए डटे रहते थे। वह भी इन 6 महीनों में घर के दरवाजे पर पूछने तक नहीं आए। सुधा मन ही मन सोचती रहती, क्या रीता के पति इस बीच एक बार भी यहाँ नहीं आए होंगे? आए होंगे ज़रूर, और 1-2 दिन होटल में रुककर अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके लौट गए होंगे। यहाँ आने पर हमारे कुछ मांग बैठने का खतरा जो है। अजीत से छिपा कर सुधा ने हर उस रिश्तेदार को पत्र डाला जो किसी प्रभावशाली पद पर था या जिनके पास मदद करने लायक संपन्नता थी। ससुर अक्सर बड़प्पन दिखाने के सिलसिले में जिन पर खूब पैसा लुटाया करते थे, वे संबंधी न कभी पूछने आए और न ही उन्होंने पत्र का उत्तर देने का कष्ट उठाया। सुधा को अपनी ठसकेदार चाची सास याद आई जो नीता की शादी के बाद 2 महीने रुक कर गई थी। सुधा से खूब सेवा ली, खूब पैर दबवाए उन्होंने और सौरभ गौरव का परीक्षा फल देख कर बोली थी, मेरे होनहारों, बहुत बड़े आदमी बनोगे एक दिन, पर इस दादी को भूल ना जाना। सुधा ने उन्हें भी पत्र लिखा था कि चाची जी अपने बड़े बेटे से कहकर सौरभ के पापा को अपनी आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री में ही फ़िलहाल कुछ काम दे दें। कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो डूबने से हम बचेंगे। पर पत्र का उत्तर नहीं आया। अजीत की बुआ तीसरे चौथे साल भतीजे के घर आती और कम से कम 1 महीना भर रह कर जाती थी। जाते समय अच्छे खासी विदाई की आशा भी रखती और फिर आदेश दे जाती, अब की जाड़ों में मेरे लिए अंगूर गुच्छा बनाई के स्वेटर बुनकर भेज देना। इस बार सुधा आंवले का अचार जरा बढ़ा कर डालना और 1 डब्बा मेरे लिए भिजवा देना। इन बुआ जी को सुधा ने पत्र भेजा कि अपने कंपनी सेक्रेटरी दामाद और ऑफिसर बेटे से हमारे लिए कुछ सिफारिश कर दे। इस समय हमें हर तरह से मदद की ज़रूरत है। बुआ का पोस्ट कार्ड आया था। अपनी कुशलता के अलावा बेटे और दामाद की व्यस्तता की बात थी, पर न किसी का पता दिया था, न फ़ोन नंबर और न उन तक संदेश पहुंचाने का आश्वासन। 6 महीने में सबकी परीक्षा हो गई। कितने खोखले निकले सारे रिश्ते, कितने स्वार्थी, कितने संवेदनहीन। सुधा सूरज निकलने तक घर के काम निपटा कर सिलाई मशीन की खड़बड़ में जुट जाती। जब घर पर वह अकेली होती तभी पत्र लिखती और चुपके से डाल आती। कई महीनों के बाद अजीत ने काम करना शुरू किया। मनोस्थिति और आर्थिक स्थिति के दबाव में
उसे जो पहला विकल्प मिला उसने स्वीकार कर लिया। घर आकर जब उसने सुधा को बताया कि वह रॉयल इंटर कॉलेज का गार्ड बन गया है तो सुधा को बड़ा धक्का लगा। चेहरे पर उसने सिकन न आने दी, लेकिन मन में इतनी बेचैन थी कि वह रात भर सिलाई मशीन पर काम करती रही और सुबह निढाल होकर सो गई। नींद किसी अपरिचित स्वर को सुनकर खुली। कोठरी से निकलकर कमरे में आई तो कुर्सी पर एक लड़के को बैठा देखा। तख्त पर बैठे अजीत के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराई हुई थीं। सुधा यह विशाल है, छोटी बुआ की ननद की देवरानी का बेटा, बीए की प्राइवेट परीक्षा देगा यहीं से। सुधा चौकी। यहीं से मतलब आपके घर से, वह लड़का यानी विशाल बिना हिचकिचाहट के बोला। सुधा पर रात की थकान हावी थी, उस पर सारे रिश्तेदारों द्वारा दिल खट्टा किया जाना वह भूली नहीं थी। उसका पति 2000 रुपये के लिए गार्ड बना सारे दिन खड़ा रहे और रिश्तेदारों के रिश्तेदार तक हमारे घर को मुफ्तखोरी का अड्डा बना ले। पहली बार उसने महसूस किया कि खून खौलना किसे कहते हैं। तुम्हारी परीक्षा में तो लंबा समय लगेगा, क्यों? सुधा ने तीखी दृष्टि से विशाल की ओर देखा। हाँ, 1 महीना। तुम्हें हमारा पता किसने दिया? आपकी बुआ सास जी ने, लड़का रौब से बोला। उन्होंने कहा कि मेरे मायके में आराम से रहना, पढ़ना, परीक्षा देना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं पूछा था। भला महीने भर कोई मेरे घर में रहेगा तो मुझे परेशानी कैसे न होगी? 1.5 कमरे में हम 4 लोग रहते हैं और बुआ जी ने तो तुमसे यह भी नहीं कहा होगा कि मेरा भतीजा और उसका परिवार भूखों मरने की हालत में है। वह क्यों कहेंगी? उनके लिए भतीजे का घर एक आराम फरमाने की जगह है, बस। लड़का अवाक सा सुधा को देख रहा था। अजीत भी विस्मित था। उसने सुधा का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह सोच ही रहा था कि सुधा उठकर अंदर चली गई। थोड़ी देर में सुधा चाय लेकर आई और विशाल के चाय खत्म करते ही बोली, सुनो विशाल, हम खुद बहुत परेशानी में हैं। हम तुम्हें अपने साथ 1 महीना तो क्या 1 दिन भी नहीं रख सकते। अजीत उठकर अंदर चला गया। विशाल उलझन में भरा हुआ सुधा को देख रहा था। सुधा उसे इस तरह अपनी तरफ देखते थोड़ी पिघल उठी। बेटा, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अभी हमारी परेशानियों और कष्टों को क्या समझोगे? पर मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने रहने खाने की व्यवस्था कहीं और देख लो। विशाल को उठकर जाना पड़ा। उसके जाते ही अजीत सुधा के पास आ बैठा और बोला, सुधा, मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी, पर यह ज़रूरी था अजीत। हम सौरव गौरव की रूखी रोटी में से क्या कटौती कर सकते हैं? क्या बुआ हमारी स्थिति नहीं जानती? मैंने उन्हें पत्र लिखा था, उन्होंने उत्तर तक नहीं दिया। तुम्हें भी समझना चाहिए अजीत की मौके पर सब कैसे बच रहे हैं। मदद को कोई नहीं आया और न ही कोई आएगा। तुम नाराज क्यों होते हो? नाराज नहीं हूँ सुधा, मैं तो यह कह रहा हूँ कि तुमने कितनी सरलता से सुलझा दिया मामला, वरना हम पर नए सिरे से कर चढ़ना शुरू हो गया होता। नहीं अजीत, अब ऐसा नहीं होगा कि जो चाहे जब चाहे चला आए और पैर पसार कर पड़ा रहे। अच्छा, अगर बुआ लड़ने आ गई तो क्या करोगी? जो मुझे करना चाहिए वही करूँगी। पहले प्यार से समझाने की कोशिश करूँगी, नहीं समझेंगी तो अपनी बात कहूँगी। अपने बच्चों की माँ हूँ, उनका भला बुरा मैं ही न देखूँगी। अजीत, हमें छटनी करनी होगी, अपने परायों की छटनी। दूर के रिश्तेदार ही नहीं, पास वालों को भी तो आजमा कर देखा। बुआ क्या दूर की रिश्तेदार होती हैं? या चाची या मामी? ऐसे लोगों से आगे अब मैं नहीं निभा पाऊँगी। तुमने जितनी कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ निभाया है, इसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि तुम लाखों में एक हो, क्योंकि मेरे गार्ड बन जाने पर भी तुमने कोई खराब प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। यह थोड़े दिनों की बात है अजीत। वहाँ गेट पर खड़े खड़े ही तुम निराश न होना। सोचना क्या क्या संभव है, कहाँ कहाँ तुम्हारी योग्यता का उपयोग हो सकता है, उसके अनुसार प्रयास करना। देखना, एक दिन तुम जरूर सफल होगे और हमारी गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। अजीत गार्ड की ड्यूटी देने के बाद बचे समय में उपयुक्त नौकरी के लिए भाग दौड़ भी करता रहता। सुधा और बच्चों का पूरा सहयोग उसे मिल रहा था। अजीत और सुधा की कमाई के साथ किराए का पैसा जोड़कर फैक्ट्री के वेतन का आधा भी मुश्किल से हो पाता। पर बच्चों की दुर्दशा नहीं होगी, उन्हें इतना विश्वास हो गया था। तभी एक दिन घर के आगे एक चमचमाती कार दिखी और उससे लकदक रीता उतरी। सुधा ने लपक कर रीता को गले लगाया और पूछा, कार कब खरीदी?
रीता का मुंह फुला हुआ था। अंदर जाते ही वह भैया पर बरस पड़ी। भैया, तुमने मेरी नाक कटा कर रख दी। अपनी तो खैर कटाई ही कटाई। कैसे कट गई तुम्हारी नाक? अजीत ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस स्कूल में गार्ड बनने की? जानते हो, वहाँ मेरे चाचा ससुर का पोता पढ़ता है। उसने हमारे शादी के फोटोग्राफ देखते हुए तुम्हें पहचान लिया। सबके बीच में वह बोला, यह तो अपने स्कूल का गार्ड है। तुम्हें गार्ड ही बनना था तो कहीं और बनते। स्कूलों की कमी है क्या? तो तुम भी कह देती कि यह फोटो वाला भाई तो मर चुका है, या गार्ड कैसे बन सकता है? उसका भूत गार्ड बन गया होगा। तो बन गया हो। रीता का गुस्सा और तिरस्कार भरा चेहरा देख अजीत भी उबल पड़ा था। बुरी बातें न बोलो अजीत, सुधा ने डांटा। मेरा खून खौल रहा है सुधा, मुझे बोलने दो। यही बहन है जिसकी फरमाइशें पूरी करने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी। आज मेरा पैसा मेरे पास होता तो मेरे काम आता कि नहीं? पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी और इसे शर्म भी नहीं आई। रीता, तुम बड़ी इज्जतदार हो तो अपने घर में रहो, मुझ गरीब के घर क्यों आती हो? अब जाकर कह देना अपने रिश्तेदारों से कि मेरा भाई मर गया है। रीता भाई को आंखें तरेर कर देख रही थी। भाभी समझा लो भैया को, आंखें तरेर कर रीता बोली। अब मुझे ज़्यादा गुस्सा न दिलाएं। अब भी तुम गुस्सा दिखाने की बेशर्मी करोगी रीता? सुधा ने आश्चर्य से कहा। सब रिश्तेदार आजमाए परखे, मैंने कठिन समय में सब झूठे निकले, पर तुमसे मेरा मन इतना अंधा मोह रखता था कि तुम्हारी सारी बेरुखी के बावजूद भी मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो पाई। इतने लंबे संघर्ष और कष्ट के बावजूद तुम्हारे भैया ने कभी तुम्हें नहीं कोसा, और तुम भी यह भाषा बोल रही हो? अभी तो तुम्हारे भैया ने ही कहा था, अब मैं भी कह रही हूँ कि समझ लो कि हम मर गए हैं तुम्हारे लिए, समझी? जितना तुम अपनी विदाई में फुकवाओगी उतने में हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े जूते खरीद लाएंगे। सारी कटौती मेरे बच्चों के लिए ही क्यों हो? अब बैठी बैठी मुँह बाएं क्या देख रही हो? यहाँ से उठो और अपनी कार में बैठो, अपने घर जाओ और इज्जतदारों की तरह रहो। हम गरीबों को अपना रिश्तेदार समझो ही मत। रीता पैर पटक बड़बड़ाती चली गई। मेरी बला से भाड़ में जाओ सब, भीख मांगो दरवाजे दरवाजे जाकर, यही बाकी रह गया है। निश्चिंत रहो रीता, तुम्हारे दरवाजे पर मांगने नहीं आएंगे, अजीत अंदर से चीखा। रीता तो चली गई, लेकिन अजीत फूट फूट कर रो पड़ा। सुधा जब उसे चुप कराने लगी तो उसने बोला, सुधा, ये मेरी बहनें हैं जिसके लिए मैंने अपने हर सपनों की कुर्बानी दे दी। आज उन्होंने यह भी नहीं मुझसे पूछा कि भैया आपको गार्ड की नौकरी क्यों करनी पड़ी। उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। जब इन्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए था, अपने भाई का दाहिना हाथ बनकर खड़ा होना चाहिए था, उस समय यह अपनी इज्जत की दुहाई देकर मेरी रोजी रोटी छीनने भी चली आईं। अगर ऐसी होती हैं बहनें तो मुझे नहीं चाहिए थी कोई बहन। शांत हो जाओ अजीत, अच्छा हुआ कि हमारा अंधा मोह टूट गया। देख लिया अपनों को, अपनी प्रतिष्ठा के आगे उन्हें हमारे पेट का भी कोई महत्व नहीं दिखता। हम भूखे मर जाएं पर उनकी इज्जत न घटे। अच्छा है कि अपने परायों की छटनी हो रही है। उठो, तुम्हें आज इंटरव्यू देने जाना है। नहा धोकर तरोताज़ा हो जाओ। अगर यह नौकरी तुम्हें मिल गई तो साथ ही रूठी हुई बहन भी मिल जाएंगी। टूटे हुए रिश्तों की डोरियां अगर जुड़ती भी हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है। तुमने इतने लंबे समय तक मुझसे कुंठा की गांठ नहीं पड़ने दी, अब दूसरी गांठों की भी बात मत करो। नहीं करूँगी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम खुश रहो, मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं बस यही चाहती हूँ, और मैं हमेशा इसी कोशिश में लगी रहूँगी। तुमने इस गार्ड का मन सुकून से भर दिया है और अब इसका मन बोलता है कि यह कल के दिन से फिर नई जगह पर नए सिरे से तकनीशियन होगा, अपने हुनर और मेहनत के बलबूते, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरा पूरा। तथास्तु। सुधा ने बरद मुद्रा बनाई और अजीत मुस्कुराता हुआ इंटरव्यू के लिए तैयार होकर निकल गया। और आज एक कंपनी में अजीत का एक्सपीरियंस देखते हुए उसे अच्छे सैलरी पर ज्वाइन कर लिया। अजीत बहुत खुश था और घर मिठाई लेकर आया। सुधा अजीत के चेहरे की खुशी देखकर समझ चुकी थी कि आज अजीत को नौकरी मिल गई है। अजीत और सुधा की मेहनत की वजह से फिर उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई और वह दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। 2 साल का दिन बीत गया। अजीत के पास काफ़ी अच्छा पैसा भी जमा हो गया और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। लेकिन रीता ने अपने भाई भाभी से कोई भी मतलब रखने की कोशिश नहीं की।
अजीत अपनी बहनों के हाल चाल लेता रहता था। अजीत के कंपनी में ही रीता का एक पड़ोसी काम करता था, उसी से रीता का पता चलता रहता था। गीता से भी फ़ोन पर बात होती थी। एक दिन अजीत अपने ऑफिस में था कि रीता के पड़ोसी से पता चला कि रीता के पति की नौकरी छूट गई है और उसके पति ने जो गाड़ी लिया था उसे भी लोन न भरने के कारण कंपनी वाले खींच ले गए हैं। अजीत अपनी बहन की तकलीफ सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुआ। जब शाम को ऑफिस से घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सुधा ने उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या बात है अजीत, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? अजीत ने उसे रीता के बारे में सारी बातें बता दी। सुधा का भी रीता से काफ़ी लगाव था, इसलिए उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए। उसने अजीत से पूछा, आप क्या करोगे अजीत? अजीत ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ सुधा, रीता ने मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। सुधा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्यों? तुम्हारी बहन ने जो तुम्हारे साथ किया वही तुम उसके साथ भी करोगे? एक दिन तुम्हारी बहन ने तुम्हारे दुख तकलीफ में तुम्हारा साथ नहीं दिया और आज तुम भी उसके साथ वही करोगे? अजीत, रीता के माता पिता नहीं हैं। अगर एक बार माँ बाबूजी होते तो हम रिश्ता तोड़ भी सकते थे, लेकिन आज मायके के नाम पर हम ही दोनों हैं। तो क्या रीता के बचपने की हम उसको ये सज़ा देंगे कि उसका मायका ख़त्म कर देंगे? नहीं अजीत, ऐसा नहीं होगा। तुम अपनी बहन के पास जाओ और उसे जो भी मदद की ज़रूरत है, जितना तुमसे बनता है उसकी मदद करो, वह तुम्हारी बहन है। अजीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि सुधा, मैं भी रीता की मदद करना चाहता था। मैंने अपने दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह पाला है, लेकिन मैं संकोच कर रहा था कि रीता ने तुम्हारे सामने मुझे नीचा दिखा दिया तो शायद तुम उसकी मदद ना करना चाहो। लोग झूठ में ही ननद भाभी का रिश्ता बदनाम करते हैं। अगर भाभी तुम्हारे जैसी हो तो किसी भी ननद को मायके में माँ की कमी नहीं खलेगी। इधर जब रीता को पता चला कि उसके भैया आए हैं तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह अपने भैया को पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, एक दिन इसी पैसे के घमंड में मैंने आपको और भाभी को नीचा दिखाया था और एक आप हैं जो मेरी तकलीफ़ को सुनकर भागे दौड़े चले आए। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे माफ़ कर दो। अजीत ने रीता को उठाकर अपने गले लगा लिया। रीता को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से भी फ़ोन करके क्षमा मांगी। सुधा ने कहा कि रीता, बुरा दिन किसी का भी हो सकता है, हमें पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम इस बुरे वक्त में बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि मैं और तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हैं। रीता को अब समझ में आ चुका था कि अपनों का साथ दुख की घड़ी में मरहम का काम करता है। दुख की घड़ी में हमें हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए, उनके जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।